हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है आपकी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने में मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी चैप्टर वाइज, और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ लाइन। तो इस वाले चैप्टर में नीट में 2013 से लेकर के 2019 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम कोशिश करेंगे उन सबको यहाँ पे सॉल्व करने की। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो 2013 में आया है वो इस प्रकार से, इसके अनुसार कोई पत्थर मुक्त रूप से गिराया जाता है। यानी कि हमें क्या दे दिया कि कोई पत्थर जो है वो मुक्त रूप से गिराया जा रहा है। वह पहले 5 सेकंड में h1 दूरी, अगले 5 सेकंड में h2 दूरी तथा अगले 5 सेकंड में h3 दूरी तय करता है। अतः h1, h2, h3 किस प्रकार से संबंधित हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। हमने कहा यहां पर कोई एक पत्थर था, ये इस स्थिति पर स्थित था, मान लेते किसी ऊंचाई पर स्थित था। यहां से इसको मुक्त रूप से गिराया जाता है, यानी कि यहां पर इसका प्रारंभिक वेग u क्या हो रहा होगा, 0 रहा होगा। तो ये कहते हैं जब ये गिरता है तो पहले 5 सेकंड में मान लेते हैं वो यहां पर पहुंच रहा है, तो पहले 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड में वो इतनी दूरी तय कर रहा है यहां से लेके यहां तक की। इस दूरी को हम क्या करें, मान लेते हैं h1 है। फिर अगले 5 सेकंड में वो दूरी तय करेगा, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी तय कर रहा है अगले 5 सेकंड में। तो हम इस दूरी को, अगली दूरी को, यहां से लेके यहां तक को, इसने प्रश्न में दिया है ये किसके बराबर है, h2 के बराबर है। ये इस तरीके से शो कर दिया। ये अगले 5 सेकंड में है और अगले 5 सेकंड में ये और अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं प्रारंभ में वेग इसका 0 था, लेकिन इस बिंदु पर अब वेग 0 नहीं रहा होगा, यहां पर प्रारंभिक वेग जरूर कुछ रहा होगा, तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। और तीसरे 5 सेकंड में मान लेते हैं यहां से शुरू करके वो यहां तक पहुंच गया, तो तीसरे 5 सेकंड में वो जो दूरी ट्रेवल कर रहा है, तय कर रहा है, उस दूरी का मान उन्होंने दे दिया h3। तो ये कहते हैं h1, h2, h3 में क्या संबंध है। यदि ये पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो आप जानते हैं a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, यानी कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के ही बराबर होगा। अब यहां पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं इनका एनसीईआरटी में सटीक एक गैलीलियो का नियम है, ऑड नंबर्स का, गैलीलियो के विषम संख्या का नंबर, आप ध्यान रखना, ये है गैलीलियो के विषम संख्या नियम से। और क्या कहता है गैलीलियो का विषम संख्या नियम, बिल्कुल यही स्टेटमेंट है उसका, कि यदि किसी पिंड को मुक्त रूप से गिराया जाता है गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, तो उसके द्वारा जो समान समय अंतराल जैसे यहां पर पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे 5 सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये जो टाइम है ये टाइम सेम है। तो यही इसके नियम के अनुसार यही है कि यदि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो कोई पिंड समान समय अंतराल में जो दूरी तय करेगा उनका जो अनुपात होता है वह हमेशा 1:3:5:7:7 इस प्रकार से विषम संख्या के रूप में आगे बढ़ता है। तो अब हमें यही बात समझनी है। हमने कहा समय अंतराल तो तीनों का सेम है, दूरी कितनी चली, पहले h1, दूसरे ने h2, तीसरे ने h3, तो इसका अर्थ है दूरियों का अनुपात h1 अनुपात h2 अनुपात h3 बराबर होना चाहिए गैलीलियो के इस नियम से 1:3:7 में क्या आ जाएगा, 5। और अगर एक और अगले 5 सेकंड के लिए लेता तो हम अगला अनुपात क्या ले लेते, 7 ले लेते, और वो हमारा क्या हो जाता, h4 हो जाता। तो यहां 3 तक लिया तो हमने 3 ही ले लिया। अब हमें निकालना है कि इस h1, h2, h3 किस प्रकार से संबंधित हैं। तो h1 रेशियो h2 रेशियो 3 तो इतना है, हम इन तीनों को एक एक बनाना चाह रहे हैं, तो एक को इसके नीचे ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, h1/1 अनुपात, ये h2 का रेशियो कितना था, 3, तो इसको लिख सकते हैं h2/3 अनुपात, ये है h3 का रेशियो कितना था, 5, तो लिख लेंगे h3/5 इक्वल टू, तो यानी कि इनका आपस में जो संबंध निकल के आया है वह h1/1 अनुपात h2/3 अनुपात h3/5, ये हो गया 1:1:1 के बराबर आ गया।
अब इसको हम आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? H1/1 बराबर है H2/3 के। तो क्या लिख सकते हैं? यहां पर कर रहे हैं H1/1 बराबर है H2/3 के। तो यहां से हमें पता चल गया H1 बराबर है H2/3। फिर H1/1 को H1/5 के बराबर भी है। H1/1 इज इक्वल टू H3/5। तो सीधा सीधा हमारे को रेशियो पता चल गया कि H1/1 बराबर H2/3 बराबर H3/5 के बराबर होगा। तो इसमें देखें, ये है H1, इसको ऐसे लिख सकते हैं H1/1 बराबर H2/3 बराबर H3/5। तो कौन सा आंसर हमारा सही है? सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस आपने क्या करना है, गैलीलियो की विषम संख्या नंबर से लिखना है। ये नियर अबाउट एनसीईआरटी की बुक के नियर अबाउट शायद पेज 50 में ये नियम हमारे को दिया हुआ है। आप चेक करना एक बार, पेज 50 में ये नियम दिया हुआ है गैलीलियो के विषम संख्या का नंबर। तो वहां से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2014 में जो इस टॉपिक से प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसके स्थिति निर्देशांक x y निम्न प्रकार से हैं: 2 मीटर, 3 मीटर समय t बराबर 0 पर, 6 मीटर, 7 मीटर समय t बराबर 2 सेकंड पर तथा 13 मीटर, 14 मीटर समय t बराबर 5 सेकंड पर। तो t बराबर 0 से t बराबर 5 तक का औसत वेग सदिश होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड का औसत वेग सदिश, मतलब उसको सदिश रूप में हमने उसको प्राप्त करना है। मेन बात इसमें ये। अब क्या कंडीशंस इसने दी थी कि एक्स वाई के निर्देशांक इस प्रकार थे। ये हमने दे दिया x और ये दे दिया y। तो सबसे पहले ये दे रहे हैं, ऐसे में लिख देते हैं इसको, x और ये है y। सबसे पहले t बराबर 0 पर x की वैल्यू थी 2 मीटर, 3 मीटर, ये थी 2 मीटर, y की वैल्यू थी 3 मीटर। दूसरा t बराबर 2 सेकंड पर प्रश्न में दिया है ये 6 मीटर, 7 मीटर, ये 6 मीटर और ये दिया है 7 मीटर। और t बराबर 5 सेकंड पर हमें दे दी 13 मीटर और 14 मीटर। ये है 13 मीटर और ये है हमारे पास 14 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है? औसत वेग ज्ञात करना है सदिश रूप में। तो देखिए सदिश रूप में औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे? यदि इसको एक स्थिति सदिश के रूप में इसको व्यक्त करूं, इस वाली इक्वेशन को, तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट हम ले लें, मान लेते हैं मैं डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन वेक्टर को सपोज p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? इस यहां से शुरू करें तो ये आएगा 2i प्लस 3j, क्योंकि x डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर i से और y को यूनिट वेक्टर j से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली स्थिति में उसका विस्थापन सदिश ये हो गया पहली पोजीशन में। दूसरी पोजीशन में p2 ले लेते हैं तो विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा? 6i प्लस 7j। और तीसरी पोजीशन में p3 पे इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन सदिश, वो हमारे पास क्या होगा? 13i प्लस 14j। और समय लास्ट में कितना दे दिया? प्रारंभ में समय था t बराबर 0 और अंत में समय है t बराबर 5। हमें t बराबर 0 से t बराबर 5 के बीच में औसत वेग सदिश ज्ञात करना है। तो आप सूत्र जानते हैं, चूंकि औसत वेग बराबर होता है बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। अब देखिए कुल विस्थापन प्रारंभ में कहां थी? P1 पे, और लास्ट में कहां पहुंची? ये किस स्थिति में थी? t बराबर 0 पर, और ये कहां पहुंची? t बराबर 5 पर। तो उसने t बराबर 0 से t बराबर 5 तक की बात करी है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, पहली और अंतिम स्थिति लेंगे ये वाली। तो कुल विस्थापन क्या आ जाएगा? बाद वाले में से पहले वाला विस्थापन घटा देंगे। तो हमने कहा कुल विस्थापन बराबर हमारा आ गया, ये आ गया P3 माइनस P1 बटे कुल समय अंतराल। कुल समय अंतराल कितना आ गया? बाद में 5 था, प्रारंभ में 0 था, यानी कि आ गया 5 माइनस 0। तो वैल्यूज पुट करते हैं। P3 माइनस P1 की वैल्यू, P3 की वैल्यू कितनी है ये लिखेंगे, ये बराबर हमारा आ जाएगा, ये औसत वेग निकाल रहा है, यानी कि VAV एवरेज वैल्यू, VAV ये सदिश रूप है इसका, ध्यान रखेंगे। और अब वैल्यूज रखेंगे। P3 की वैल्यू कितनी है? देखिए 13i प्लस 14j, लिखेंगे 13i प्लस 14j।
माइनस P1, तो माइनस P1 की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, बाकी आप कैप इसमें लगाते रहिएगा, अपॉन 5 माइनस 0, तो समय कितना आ गया, यही आ गया 5 आ गया। इसे सॉल्व करें, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 13i प्लस 14j माइनस 2i माइनस 3j, और सबके ऊपर हमने कैप भी लगा दी, अपॉन कितना आ गया 5। 13i में से 2i गए तो कितने बच जाएंगे 11i, 14j में से 3j गए तो कितना बच गया प्लस 11j, अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। तो इसमें से 11 कॉमन आ गया, तो 11 अपॉन 5 तो ये हो गया, अंदर आ गया i प्लस j, और यही हमारा क्या होगा, जो सदिश है औसत वेग का जो सदिश रूप है वो बराबर होगा 11/5 यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j के बराबर होगा। इस हिसाब से यदि प्रश्न में आंसर देखें तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बेसिक फार्मूला वही है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, इसी के बराबर होगा। बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग और अंतिम की बात ले रहे हैं, बीच से हमें कोई मतलब नहीं होता विस्थापन में। विस्थापन का अर्थ ही होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। 2015 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार एकांक द्रव्यमान का कोई कण एक विमीय गति करता है और इसका वेग निम्नांकित समीकरण के द्वारा परिवर्तित होता है। तो वेग की इसने एक इक्वेशन दे दी, Vx इजिकल टू बीटा एक्स की पावर -2n, जहां बीटा तथा n स्थिरांक है तथा x कण की स्थिति है। तो इस कण के त्वरण को x के फलन के रूप में निम्न में से किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, हमें त्वरण तो ज्ञात करना है लेकिन x के फलन के रूप में ज्ञात करना है। तो क्या हमें दिया हुआ है, Vx बराबर बीटा एक्स की पावर -2n, हमें दिया है Vx बराबर बीटा एक्स की पावर -2n, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण, यानी कि a की वैल्यू ज्ञात करनी है x के पदों पे। ये हमारी क्या है, समीकरण। जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको नीट में या जेई में कई जगह आपको मिलेंगे। तो यदि आपको ये मेथड समझ में आ जाता है तो आपकी, मैं कह सकता हूं 50% से ज्यादा प्रॉब्लम्स का समाधान यहां हो जाएगा। आगे के प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आएंगे। तो पहले इसको समझते हैं। इन्होंने जो वेग दे रखा है वह हमें विस्थापन के पदों में दे रखा है, समय के पदों में नहीं दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है त्वरण। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो त्वरण होता है, जिसको हम सामान्यतः किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा होता है dv बटे dt, जहां dt dv क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है dt समय अंतराल में। अब इसको यदि हमें x के पदों में एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए एक आसान तरीका यह होता है कि हम चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल में हमने क्या करा, क्योंकि हमें ज्ञात करना है a की वैल्यू निकालनी है x के पदों में, तो हमने क्या करा, dx की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, dx की नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या लिख सकते हैं, a इजिकल टू, इसे लिख सकते हैं dv अपॉन dx, ये लिख लिया हमने dv अपॉन ये वाला dx, इनको एक दूसरे के साथ रख लिया हमने, dv अपॉन dx मल्टीप्लाई, ये क्या बच गया, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt तो किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको dv अपॉन dx मल्टीप्लाई क्या आ गया v। ये किसके बराबर हमारा आ गया, त्वरण a के बराबर। तो इसी त्वरण a का हमें मान ज्ञात करना है। तो v की वैल्यू तो हमें पता है कि v की वैल्यू, v जो x का फंक्शन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, हमें dv अपॉन dx ज्ञात करना है इस वाली समीकरण से। तो एक हम कह सकते हैं सीधे इस इक्वेशंस की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं चूंकि vx की वैल्यू हमें क्या दी है, बीटा x की पावर -2n, तो dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, dv या d अपॉन dx इंटू vx बराबर, इधर भी आ जाएगा d अपॉन dx, और v की वैल्यू क्या आ गई, बीटा x की पावर -2n। आपको प्रश्न में दिया है बीटा तथा n दोनों कांस्टेंट है, ये चर नहीं है, ये बदलेंगे नहीं। तो इसका अर्थ है कि जो हम, ये हमारा है अवकलन, जब d अपॉन dx होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है अवकलन, हम इसका अवकलन कर रहे हैं। तो ये तो हमारा आ जाएगा dv अपॉन dx का dv अपॉन dx बराबर,
इसका जब अवकलन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं बीटा इंटू डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स की पावर -2n। अब हमारे पास सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा आप, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। इस सूत्र का यहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए डी अपॉन डी एक्स ऐसे का ऐसे है और x की पावर यहां n है, यहां पर x की पावर -2n है, यानी कि n की जगह क्या है -2n। तो जहां जहां n आएगा वहां वहां -2n आपने लिख लेना है। तो कैसे करेंगे, यह आ जाएगा dv अपॉन dx बराबर, यह आ गया बीटा x की पावर n, तो 2n को हमने आगे लिख लिया क्योंकि ये n है, तो -2n, फिर है x की पावर n-1, तो n की जगह कितना है -2n-1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई dv अपॉन dx बराबर बीटा ब्रैकेट में -2n x की पावर -2n-1। लेकिन हमें dv अपॉन dx की मान नहीं, हमें तो त्वरण a का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे इस वाले इक्वेशन में यदि dv अपॉन dx का मान यहां से रख दें और इस v का मान यदि इस समीकरण से रख दें तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं, मान लेते हैं यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2, यह है समीकरण 3। तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 व समीकरण 3 से मान रखने पर, तो मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a इजिकल टू dv अपॉन dx का मान कितना है, सीधे लिख लेते हैं इसको, यह आ गया बीटा इंटू -2n x की पावर -2n-1 और v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया बीटा इंटू एक्स की पावर -2n। सॉल्व करेंगे, देखिए बीटा में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 2n माइनस का ये एज इट इज रहेगा, तो आप चाहें तो इसे आगे लिख लीजिए -2n और बीटा 2n, ये हमारे सॉल्व हो गया। अब x की पावर देखनी है, तो x की पावर ये है -2n-1 और -2n-1 है और यहाँ -2n है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। तो x की पावर 2n और 2n दोनों के साइन सेम है, तो माइनस क्या आ जाएगा, सीधे लिख रहे हैं हम यहाँ पर, या आप चाहें तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 2n-1 और -2n ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n -4n-1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से देखें कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो यह है -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n-1। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो बी पोर्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए वाले में 2n बीटा स्क्वायर x की पावर 2n-1 ये गलत है, सी वाले में फिर 2n है, लास्ट वाले में -2n बीटा स्क्वायर ई पावर दे दी उसने लास्ट वाला, इसलिए गलत है। तो हमारा केवल बी वाला पोर्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा मेथड है, एक ये वाला मेथड, और किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकाल रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नीट के प्रश्नों में इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ये मेथड आना चाहिए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। और जो बेसिक फार्मूले आ रहे हैं, जैसे यहां पर ये फार्मूला आया है, आप इन फार्मूलों को जरूर याद कर लीजिएगा साथ ही साथ, तो आपको काफी आसानी होगी। 2016 में इसी टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से, इसके अनुसार यदि किसी कण का वेग v बराबर at प्लस bt स्क्वायर है, यहां a और b स्थिरांक है, तो इस कण द्वारा 1 सेकंड तथा 2 सेकंड में समय में चली गई दूरी होगी। 1 सेकंड और 2 सेकंड में चली गई दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। कण का वेग क्या दे दिया, v इजिकल टू at प्लस bt स्क्वायर, हमें ये दे दिया। और क्या दे दी, चली गई दूरी, हमें दूरी ज्ञात करनी है कब से, समय t बराबर 1 सेकंड और 2 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड व 2 सेकंड। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। समीकरण हमारे को क्या है, दी हुई है। तो इस वाले प्रश्न में भी बिल्कुल जैसे हमने पिछले प्रश्न में करा था, ठीक लगभग उसी तरीकों को हम यहां उपाय में लाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है यहां पर दूरी, या फिर आप कह सकते हैं विस्थापन कह लीजिए। और यदि हम यहां पर दूरी और विस्थापन को सेम मान रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो मोशन हो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि एक सीधी रेखा में
जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है? विस्थापन के बराबर होती है। तो ये मोशन कैसा हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, हम ये मान के चलेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? हमें निकालना है विस्थापन, तो हम जानते हैं, हमें सूत्र पता होना चाहिए। v बराबर होता है हमारा dx बटे dt के बराबर होता है, क्योंकि वेग बराबर क्या हो गया? dx विस्थापन बटे dt समय अंतराल। तो यहां से dt की यहां मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमें तो dx चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई dt बराबर किसके आ गया? dx के बराबर आ गया। इसको सही से लिखें तो dx बराबर हो गया v इंटू dt के बराबर आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है ये हमें समय निकालना, हमें विस्थापन निकालना है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का। तो समय आप यदि दाएं पक्ष देखेंगे तो दाएं पक्ष में dt आ रहा है। dt का अर्थ है यहां पर वेरिएबल चर क्या है? t है, यानी कि t बदल रहा है। और t के बदलने के कारण x की स्थिति भी बदल रही है। मान लेते हैं t बराबर 1 सेकंड पर यहां पर कण था, और t बराबर जब 2 सेकंड थे तो कण यहां पर पहुंच गया। तो उसकी यहां पर स्थिति मान लेते हैं x1 थी, और यहां पर स्थिति मैंने मान ली x2 थी। तो उस dx जो है वो स्थिति में परिवर्तन है, यानी कि x2 और x1 के बीच की हम कह सकते हैं एक प्रकार से डिस्टेंस है। तो dx बराबर v इंटू dt है। इसमें v का मान यदि इस समीकरण से रख दें तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कहता है v बराबर at प्लस bt स्क्वायर, ये मान रखना है। समीकरण 1 से v का मान रखने पर तो रख दिया जाए, इस समीकरण में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा dx बराबर v की वैल्यू कितनी आ गई? हम देख रहे हैं at प्लस bt स्क्वायर, तो यह आ गया at प्लस bt स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया? dt आ गया। तो अब हमारे पास इसी वाली इक्वेशन को हमने इस रूप में लिख लिया। अब हम दोनों तरफ क्या है? dx है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन करते हैं, इधर भी समाकलन का निशान लगा दिया, इधर भी हमने समाकलन का निशान लगा दिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, हमें ये दूरी निकालनी है जब समय अंतराल t1 से लेकर t2 के बीच की। इसका अर्थ है कि ये जो वेरिएबल t है इसका प्रारंभ में मान कितना था? t बराबर 1 था, और बाद में इसका मान क्या हो गया? t बराबर 2 सेकंड हो गया। तो इन दोनों के बीच में इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? हमने कहा t1 पर वो कितनी, तो हमने कहा उसका विस्थापन क्या था? x1 था, और t2 पर कितना था? x2 था। तो यहां पर हम लिख लेंगे x1, इसको लिख लेंगे x2, और इनको हम इनकी कहते हैं, ये हमारा जो निशान होता है, ये वाला निशान, ये हमारा समाकलन का निशान होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? हमारा समाकलन, ये समाकलन का निशान है। और ये x1 से x2 या t1 से t2 ये इसके सीमाएं होती हैं। हमने थ्योरी में काफी बार बताया है आपको, आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करी होगी तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हमारे सूत्रों का इस्तेमाल होगा। ये है dx, तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन हमारा सूत्र होता है x की पावर n इंटू dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हमारा सूत्र यहां पर काम करेगा। तो इसको यहां पर यदि लगाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं समाकलन x की पावर, तो यहां कुछ भी नहीं है तो x की पावर हम 0 तो लिख सकते हैं। साथ में क्या लिख लिया? dx, लिमिट्स क्या होगी? x1 से x2 बराबर, इसको भी खोल दें तो dt के अंदर गुणा करके इंटीग्रेशन आगे बढ़ा दें, या सीधे इसको डायरेक्ट करें तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t बराबर 1 से t बराबर 2, और ऐसे ही लिख लेते हैं at प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब समाकलन कर रहे हैं, इस वाले का जब समाकलन करेंगे इस वाले फार्मूले से, तो देखिए x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर n का सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये यहाँ अप्लाई करेंगे तो x की घात n प्लस 1, n की जगह क्या है? 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। और ये जो लिमिट्स हैं ये इसके बाहर ऐसे लिख दी जाती है x1 से x2 तक। अब इधर करेंगे, जब यहां पर करेंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा अब की बार चर क्या है? t है, तो केवल t का समाकलन इसी सूत्र से होगा, और बाकी जो अचर राशियां a तथा b वो ऐसी की ऐसी लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले इस at का समाकलन करेंगे तो a की जगह तो हमने a लिख लिया।
अब ये टी की घात कुछ नहीं है तो क्या है, एक, तो यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब की बार चर टी की जगह एक्स की जगह क्या है, टी है, तो एक्स की पावर n प्लस वन अपन n+1 की जगह लिखेंगे टी की घात n+1 बटे n+1, तो टी की घात n की जगह कितना है 1+1 बटे नीचे भी क्या आ जाएगा 1+1। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। प्लस दूसरा ये अचर राशि क्या है b, अब t का स्क्वायर है तो फिर x की पावर n की जगह कितना हो गया यहाँ 2, तो t की घात 2+1 बटे 2+1। और इनकी समाकलन की जो सीमाएं हैं वो 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक है, यानी कि t का मान पहले 1 है फिर क्या है 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, नीचे 1 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, तो ये हमारा सीधा आ जाएगा x, ये आ जाएगा x1 x2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बटे 2, साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर और फिर प्लस ये आ जाएगा b बटे 3 और साथ में आएगा टी क्यू, और समाकलन की लिमिट फिर 1 से 2 तक। अब इस सीमाओं का अर्थ होता है, हमने पहले ही बताया था कि पहले इस x की जगह x2 लिख लिए, फिर इस माइनस का निशान लगा के इस x की जगह x1 लिखना है, तो इस x की जगह पहले x2 लिखेंगे तो क्या लिख लिया x2, फिर माइनस का निशान लगाया, फिर इस x की जगह क्या लिख लेना x1, तो ये हमारा बाएं पक्ष हो गया। दाएं पक्ष भी सेम ऐसे ही होगा, सबसे पहले इस वाले पद में करेंगे तो देखिए a/2 तो ऐसे का ऐसे आ गया, t है तो t का सबसे पहले ऊपर वाला पद, तो ऊपर वाला पद क्या है 2, तो t का मान t की जगह 2 रख लें तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, प्लस ये है b/3 तो ऐसे का ऐसे आ गया, और साथ में क्या गया t की घात 3 यानी कि t की जगह क्या रखना है 2, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया 8। तो इस पूरे पद में t का मान हमने 2 तो रख दिया, अब t का मान 1 रखना बाकी है, तो जैसे हमने यहां पर रखा था वैसे ही माइनस का निशान लगाया, दूसरा ब्रैकेट रख दिया, फिर से a/2 आ गया। अब की बार t का मान क्या रखना 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस b/3 आ गया, और अब की बार t की घात 3 है, फिर 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ये बन और ये बड़ा ब्रैकेट बन, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर, ये 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 2a प्लस ये आ गया 8/3b माइनस ये आ गया a/2। अब यहां a/2 आया है तो हम इस वाले को यदि ऐसे ही रख लें, इसको काटे ना, इसको 4/2 रख लें तो आसान होगा सॉल्व करना। अब माइनस से इसको खोल दें तो क्या आ जाएगा माइनस, ये आ गया b/3। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ये तो हमारा विस्थापन ही है। अब 4/2 a में से 1/2 a घटाएंगे, क्योंकि ये क्या है प्लस का है, ये क्या है माइनस का, तो कितना आ जाएगा 4 में से 1 गया यानी कि ये आ गया 3/2 a प्लस का, 8/3 b में से 1/3 b घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7/3 b, 7/3 b। तो जो हमारा विस्थापन होगा 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में वो इतने के बराबर होगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं, यार है 3/2 a प्लस 7/3 b। आप देखिए तो ये बी ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल क्या है सही है। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल करेंगे। ध्यान रखना यह हम क्या निकाल रहे थे, विस्थापन कह लीजिए या दूरी कह लीजिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मान लिया था ये क्या है एक सरल रेखा में गति हो रही है। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। टू 2016 में इसी टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार दो कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है और उनकी स्थितियों को क्रमशः XPT AT प्लस BT स्क्वायर तथा XQT FT माइनस T स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। किस समय पर दोनों का वेग समान होगा? तो हमें वो समय निकालना है जिस पर दोनों का वेग समान होगा। समीकरण क्या दी है, XPT इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, XPT इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ये दे रखी। और दूसरी हमारे को दी है विस्थापन XQT किसी t समय पर, ये दे दिया हमें FT माइनस टी स्क्वायर,
एफ टी माइनस टी स्क्वायर। और हमें ज्ञात करना है वह समय t जब इसका वेग मान लेते हैं वी पी बराबर हो जाएगा वी क्यू के। इन दोनों का वेग आपस में बराबर हो जाए, हमें वो समय ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये हमें विस्थापन समीकरण दे रखे हैं, मेन बात ये है। और किसी हम कह सकते हैं दो गाड़ियां जो दो कारें इसने ली हैं, P का भी विस्थापन समीकरण T समय बाद दे दिया और Q गाड़ी का भी विस्थापन समीकरण T समय बाद दे दिया। हमें सबसे पहले उनके वेग ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं, चूंकि सूत्र हमारे पास होता है v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो P गाड़ी का यदि वेग निकालेंगे तो Vp इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा dxp अपॉन dt के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा d अपॉन dt और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा at प्लस बी टी स्क्वायर। सूत्र हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें जो सूत्र लगता है ये हमारा लगता है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। ये हमारा सूत्र होता है, इसको कई बार हमने यूज करा भी है। तो बिल्कुल ये यहाँ पर लगेंगे। अब की बार ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर चर क्या है, t है। तो ये सूत्र t के लिए ही काम करेगा। ए तो सभी कांस्टेंट लेंगे, यानी कि वो अचर रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो निकालें Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vp इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। पहले ए करें तो ए तो ऐसा कैसा आ गया, यहाँ t की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो x की घात n यानी कि t की घात 1, तो n x की घात n माइनस 1, यानी कि लिख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा 1 गुणा t की घात 1 माइनस 1, ये आ गया। प्लस दूसरे में देखें, ये आ गया b। अब की बार n की जगह कितना है 2, तो क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई 2 t की घात 2 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 से 1 गया 0, तो ये आ जाएगा a प्लस ये आ जाएगा 2b t के बराबर आ जाएगा 2bt, इतना आ जाएगा। ये हमारा Vp का मान आ गया। इसी प्रकार Vq का मान निकालेंगे, Vq बराबर dxq बटे dt के बराबर आ जाएगा। तो वैल्यूज रखें, ये बराबर किसके हो जाएगा, ft माइनस टी स्क्वायर। तो d अपॉन dt ये आ गया ft, ये वाली समीकरण xq का मान ft माइनस टी स्क्वायर, ft माइनस टी स्क्वायर। इसका भी अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, सूत्र बिल्कुल यही वाले लगेंगे, x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। तो इसका करेंगे तो f तो कांस्टेंट हो गया, ये तो ऐसे आ गया। t की घात कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t की घात 1 माइनस 1, पहले 1 आएगा n x की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1 गुणा t की घात 1 माइनस 1। तो इसको तो कर लिया हमने, अब इसका करें तो माइनस ये, फिर d अपॉन dt इस पे अप्लाई करेंगे तो n की जगह क्या है 2, तो 2 इंटू टी की घात 2 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1, ये वाला सूत्र लग रहा है। तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f टी की घात 1 माइनस 1 0, तो किसी की भी घात 0 होती है तो 1 के बराबर होती है। साथ में आ जाएगा माइनस 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि f माइनस 2t। तो वी क्यू का मान भी हमें पता चल गया। अब हमें कंडीशन क्या दी है कि t का मान हमें ज्ञात करना है। तो t का मान क्या होगा जब Vp किसके बराबर है, Vq के बराबर है। तो लिखेंगे आप, यदि Vp बराबर Vq के रखें तो Vp की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2bt, लिखेंगे a प्लस 2bt बराबर Vq की वैल्यू कितनी है, f माइनस 2t, f माइनस 2t। तो हमें तो t का मान निकालना है, तो t को एक तरफ ले आएंगे, तो इस t को इधर ले आते हैं, एक उधर ले जा लेते हैं, तो ये आ गया 2bt और ये 2t इधर आ गया प्लस 2t बराबर, इधर f था, a उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, t कॉमन आ गया और साथ में 2b कॉमन आ गया। तो क्या बच जाएगा अंदर, ये बच जाएगा b प्लस 1 बराबर f माइनस a। तो हमें तो t चाहिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस f माइनस a बटे ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू बी प्लस 1। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। f माइनस ए ऐसे कैसे आ गया, ये 2 को भी नीचे ले गए और b प्लस 1 को भी नीचे ले गए। अब इस हिसाब से हम आंसर अपने चेक करें तो f माइनस ए, ये हमें प्रश्न में थोड़ा सा
हमने हाँ कैपिटल ही लेके चले हैं, तो यदि कैपिटल लेंगे तो कैपिटल में आएगा, स्मॉल लेंगे स्मॉल में आएगा। f माइनस ए बटे 2 इंटू 1 प्लस बी, इसको 1 प्लस बी या b प्लस 1 लिखिए तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा जो आंसर सही है वो कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में देखें तो a माइनस एफ बटे 1 प्लस बी आ रहा है, तो ये ऊपर का भी उल्टा आ रहा है। सी ऑप्शन में देखें तो a प्लस एफ वो भी गलत है, डी ऑप्शन में भी देखें तो a प्लस एफ वो भी गलत है, तो केवल ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। 2017 में जो इस टॉपिक से प्रश्न आया वो इस प्रकार से, इसके अनुसार एक दिन में मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर यानी कि चलती सीढ़ी के न चलने पर प्रीति उसकी सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है और इसमें उसे T1 समय लगता है। अन्य दिनों पर जब एस्केलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर खड़ी रहकर T2 समय में ऊपर पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा एस्केलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा। तो हमें इस बात को समझना है कि ये क्या कह रहा है प्रश्न में। ये कह रहा है ये कोई एस्केलेटर है। एस्केलेटर आप समझते होंगे, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं उसको कहते हैं। और मान लेते हैं ये इसका बॉटम पॉइंट है, ये इसका टॉप पॉइंट है। यहां से यहां तक की कुल लंबाई हमने कहा क्या है, L है। अब वो पहली स्थिति क्या कह रहा है कि पहली स्थिति में जो प्रीति है, कौन है, हम प्रीति की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति में तो प्रीति इस एस्केलेटर में जब चढ़ करके जाती है तो समय लेती है T1। ऐसे इन्होंने दिया है कि चलती न चलने पर, हाँ जब पहले है चढ़ कर जाती है तो समय कितना ले लिया इसने, T1। और मान लेते हैं उसका वेग जो होगा वो मान लेते हैं v1। तो इस समीकरण से यदि इसकी लंबाई L हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, v1 बराबर क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, यानी कि L अपॉन T1 के बराबर है। दूसरी स्थिति में हम लें सेकंड कंडीशन में, तो जब सीढ़ी स्वयं चलती है यानी कि स्वचालित सीढ़ी पर जब वो चलती है तो समय कितना आ गया, T2, और उस समय उसका वेग मान लेते हैं क्या हो जाएगा, v2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो v2 होगा वो बराबर किसके होगा, L अपॉन T2 के हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना, यहां से लेके यहां तक की दूरी विस्थापन, ये L के बराबर है। पहली स्थिति में समय था T1 तो वेग हो गया v1, दूसरी स्थिति में समय था T2 तो वेग हो गया v2। हम यहां से चाहें तो T1 T2 के मान भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां से T1 बराबर हो जाएगा L अपॉन v1, L अपॉन v1, और यहां से हम चाहते हैं तो T2 का मान भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है L अपॉन v2, इसके बराबर आ गया। अब तीसरी स्थिति आपको समझनी है। तीसरी स्थिति में वो खड़ी भी है, इसके ऊपर जैसे ही चढ़ी, यहां पर वो इसके ऊपर चढ़ी तो एस्केलेटर भी चल रहा है और सीढ़ी भी चल रही है, यानी कि एस्केलेटर जो स्वचालित सीढ़ी वो भी चल रही है और ये स्वयं भी क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहां पर दोनों वेग आ गए। तीसरी स्थिति में क्या हो गया, वेग टोटल कितना आ जाएगा, वेग हो जाएगा v1 प्लस v2, और समय कितना लग रहा है, समय अब की बार मान लेते हैं कितना लग रहा है, T3। तो दूरी तो उतनी है L की L, तो फिर से यदि हम निकालें तो वेग हो जाएगा v1 प्लस v2, वेग बराबर विस्थापन तो L ही है और समय कितना लग रहा है, T3। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इधर T3 को इधर ले जाएं तो T3 बराबर L अपॉन v1 प्लस v2। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से इसको समराइज कर लें। देखिए पहली स्थिति में सीढ़ी खराब थी तो प्रीति उसके ऊपर चढ़ करके गई, v1 वेग से मान लेते हैं उसका वेग था और T1 समय पर वो पहुंच गई ऊपर। तो हमने कहा वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो v1 बराबर L अपॉन T1, जहां L क्या है यहां से यहां तक की हमने ले ली लंबाई, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं T1 बराबर L अपॉन v1 के बराबर होगा। दूसरी स्थिति में जब स्वचालित सीढ़ी सही थी तो वो सीढ़ी के ऊपर जैसे ही चढ़ी, सीढ़ी चलना शुरू हो गई तो उसको ऊपर पहुंचने में समय लगा T2, जो स्वचालित सीढ़ी का वेग रहा होगा वो हो गया v2। तो यहां से v2 वही वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये आ गया। यहां से T2 का मान निकालें तो L अपॉन v2 आ जाएगा। तीसरी स्थिति में वो जैसे इसके ऊपर चढ़ी तो सीढ़ी भी चल रही थी और यह भी इसके ऊपर क्या हो रही, उसी वेग से v1 वेग से चल रही थी। तो दोनों का टोटल वेग कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, समय लगा T3, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहां से समय अंतराल निकालें T3 हो L अपॉन v1 प्लस v2।
अब उसने पूछा था इस तीसरी स्थिति में T3 का मान कितना होगा, और आप आंसर देखेंगे तो वो मान T1 तथा T2 के पदों में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, हम इस समीकरण को, इस वाली समीकरण को मान लेते हैं, ये वाली V1 बराबर L/T1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये V2 बराबर L/T2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखते हैं इसमें समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मान रख देते हैं T3 इज इक्वल टू L/V1 का मान कितना है, V1 बराबर है L/T1, तो लिख लिया मैंने L/T1, प्लस ये क्या है V2, V2 का मान क्या है L/T2, तो लिख लिया L/T2। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, ऊपर तो L है ही, नीचे दोनों में L कॉमन आ गया, नीचे आ गया 1/T1 प्लस 1/T2। तो देखिए L से तो L कट गया, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, T1 इंटू T2, T2 के यहाँ गुणा T1 के यहाँ गुणा, तो ये आ जाएगा T2 प्लस T1, ये T1 T2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा T1 T2 बटे, नीचे आ जाएगा T2 प्लस T1 लिखें, चाहे T1 प्लस T2 लिखें, और यही हमारा किसका मान है, T3 का मान। तो T3 बराबर T1 T2 बटे T1 प्लस T2, इतना समय उसको लगेगा जिस दिन स्वचालित सीढ़ी भी चल रही होगी और उसके पर वो चल के भी जाएगी प्रीति। अब देखें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 2017 में इसी टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार यदि किसी समय पर किसी कण के x तथा y निर्देशांक क्रमशः x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर तथा y बराबर 10t है, जहां x तथा y मीटर में या t सेकंड में है, तो t बराबर 2 सेकंड पर उस कण का त्वरण होगा। तो हमें दो x तथा y निर्देशांकों पर विस्थापन समीकरण दे रखे हैं, x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, तो क्या दिया है, x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, और दूसरा दे दिया y बराबर, y अक्ष पर विस्थापन समीकरण है, y बराबर 10t। तो ये क्या कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण, यानी कि हमें a बड़ा का मान त्वरण ज्ञात करना है जब t बराबर क्या हो, 2 सेकंड हो, उस पर हमें क्या करना है, त्वरण को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए ये इन्होंने x तथा y अक्षों पर घटक दे दिए, तो जो कुल त्वरण होगा a, वो x अक्ष पर त्वरण का घटक ax यूनिट वेक्टर i, और y अक्ष पर त्वरण का घटक यानी कि ay यूनिट वेक्टर j के बराबर होगा। तो हमें ax और ay के अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे, पर हमें केवल विस्थापन समीकरण दिए हैं x तथा y अक्ष पर। तो पहले हम वेग के मान निकालेंगे, फिर उसको t से डिफरेंशिएट करके हम त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। तो करते हैं, हम लिखते हैं dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, d बटे dt, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5t माइनस 2t स्क्वायर। कई बार हम सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, हमारे पास सूत्र होता है x की पावर, ये पहले लिखते हैं d अपॉन dx, x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला यहां अप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ये dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, हम जानते हैं वेग v के बराबर होता है। तो v इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया 5, तो ऐसे कैसे आ गया, t की घात 1 है तो क्या आ जाएगा, t की घात 1 n x की पावर n माइनस 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं n की जगह आ गया 1 मल्टीप्लाई t की घात 1 माइनस 1, माइनस फिर आ गया 2 गुणा t की घात 2, यानी कि अब की बार n का मान कितना है, 2, तो यह आ जाएगा n x की जगह क्या है t, और t की घात n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। तो मुझे लगता है अब तो आपको काफी प्रैक्टिस होगी इसकी, आप आसानी से समझ गए होंगे। इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 5, 1 में से 1 गया 0, t की घात 0 यानी कि 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, माइनस 2 की 2 में गुणा होगी, 2 दूनी 4, और साथ में आ जाएगा t की 2 माइनस 1 यानी कि आ गया t। तो वेग का मान हमें पता चल गया, लेकिन किस अक्ष पर, x अक्ष पर वेग पता चल गया। तो वेग हमें पता चल गया, अब त्वरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि ax बराबर होगा dvx अपॉन dt, तो d अपॉन dt, और vx का मान कितना है, 5 माइनस 4t, तो लिख लेंगे 5 माइनस 4t। डिफरेंशिएट करें तो ax का मान क्या आ जाएगा,
क्योंकि इसमें तो t है ही नहीं, तो इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला पद तो हो गया 0, और दूसरा पद जब इसका करेंगे -4 तो आ गया, इसका करेंगे सूत्र यही वाला लगेगा, आप समझ रहे होंगे, ये वाला जो हमारा सूत्र है, जब ये लगाएंगे इसमें तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 t की घात 1 - 1, यानी कि ax की वैल्यू कितनी आ गई, -4, इसके बराबर आ गए, क्योंकि t की घात 1 - 1 0, वो 1 के बराबर। तो ax का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ay का मान ऐसे ही ज्ञात करना है, जबकि y का विस्थापन समीकरण ये है। तो हम लिखते हैं अतः vy बराबर होगा dy अपॉन dt। तो d अपॉन dt और y का मान कितना है, 10t, 10t लिख लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करें t से, तो इसे लिखेंगे 10 गुणा t की घात 1 है, तो वही n x की घात n - 1, तो n का मान कितना है, 1 गुणा t की घात 1 - 1। तो vy बराबर ये हो गया 10, और t की घात 1 - 1 0, और घात 0 होगी तो मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो vy बराबर आ गया 10। पर हमें ay का मान ज्ञात करना है, तो हम जानेंगे चूंकि ay बराबर d अपॉन dt इंटू vy के बराबर होगा, तो वैल्यू निकालें तो ay बराबर d अपॉन dt, और vy का मान कितना आ गया, 10। क्योंकि इसमें t का कोई पद ही नहीं है, इसलिए इसका जो अवकलन होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमें पता चल गया कि जो ay का मान है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ay क्या है, 0। तो इस वाली समीकरण में जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो त्वरण होगा a बराबर होगा axi प्लस ayj, तो axi प्लस ayj, यहाँ ax और ay के मान आपको रखने हैं। तो ax का मान -4, तो -4i प्लस ay का मान 0, तो यह आएगा 0 मल्टीप्लाई j, तो ये तो 0 ही हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 4i। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स i तथा j। तो त्वरण का मान -4i के बराबर होगा। इस हिसाब से इसमें देखा जाए तो -4i सी पार्ट दे रखें, क्योंकि त्वरण है तो इसका मात्रक आप जानते ही हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2018 में इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं आया था। 2019 में जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार से, इसके अनुसार एक व्यक्ति किसी सरल रेखा में नियत वेग v1 से x दूरी तय करता है। इसके आगे इतनी दूरी मतलब x दूरी वह v2 वेग से तय करता है। यदि व्यक्ति का औसत वेग v हो तो निम्न में से किस संबंध से प्रकट होगा। तो प्रश्न को समझें, तो कोई एक व्यक्ति है, वो मान लेते हैं यहां से चलना शुरू हो रहा है, तो इसने कितनी दूरी तय करी, x दूरी तय करी, और कितना समय वेग कितना था इसका, नियत वेग v1। फिर अगली x दूरी को यह तय करता है कितने वेग से, v2 वेग से। तो ये कहते हैं औसत वेग में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो हम सीधे सीधे सूत्र जानते हैं, चूंकि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हो गया, ये x, ये भी x, तो टोटल कितना हो गया, x प्लस x। कुल समय मान लेते हैं इसमें लगा समय इसका t1 है, और इतने डिस्टेंस में लगा समय क्या है, t2 है, तो क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। तो क्या निकल गया, औसत वेग को इसने कहा है किससे प्रदर्शित करना है, v से। तो क्या आ गया, v इजिकल टू x प्लस x बटे t1 प्लस t2, यानी कि हम लिख सकते हैं v इजिकल टू 2x बटे t1 प्लस t2। अब हमारे को जितने भी आंसर दिख रहे हैं वो v1 v2 के पद में मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें t1 और t2 को भी v के पदों में व्यक्त करना होगा। तो क्या, क्योंकि t1 t2 हमने अपनी तरफ से लिए हैं, तो t1 बराबर क्या है, पहले खंड में चले गया, पहले खंड में लिया गया समय अंतराल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। यानी कि हम कह सकते हैं t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यानी कि x बटे चाल, यानी कि v1 के बराबर। इसी प्रकार t2 बराबर की भी क्या हो जाएगा, x बटे v2 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों मान यहाँ रखें तो क्या आ जाएगा, v इजिकल टू 2x बटे, यह आ जाएगा x बटे v1 प्लस x बटे v2। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, आप देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 2x, नीचे आ गया x, इधर आ गया 1/v1 प्लस 1/v2।
v2 के बराबर है। तो इस x से ये x कट गया, क्या आ गया v, इधर तो अभी क्या है v ही है। इस दो को इसके नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, दो को नीचे लाएं तो यह आ जाएगा v अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन, यह आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। हम देखें ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा कि v अपॉन 2 किसी में आ रहा हो, इसमें v अपॉन 2 है, लेकिन यहां पर हम करेंगे इसको एल्शियम लेंगे तो v1 v2 आ जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा, नीचे v1 प्लस v2, वो तो गलत है। इस वाले ऑप्शन में देखें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ रहा है। हम इस भिन्न को यदि पलट दें, इसको भी हर को अंश में ले जाएं, अंश को हर में, इसमें भी ऐसा ही करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन v इज इक्वल टू, इसको भी पलट देंगे तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 के बराबर आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। आप देखिए तो ये वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन 2 अपॉन v बराबर 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने 2013 से लेके 2019 तक के प्रश्नों को पूर्ण किया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी हमने समय लेकर के इसमें आपको समझाया है। अदरवाइज आप सीधे डायरेक्ट फार्मूला रख के करेंगे तो 30 सेकेंड 1 मिनट से पहले एक प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।